चलिए आज डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी में जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके पीटी के लिए उसको पहले देख लीजिए। जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी में एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? विद्युत धारा। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए एक फार्मूला का मैं सहारा लेता हूँ, I = Q/T। ठीक है। इस I में क्या है? I करंट हो गया आपका और Q चार्ज हो गया, आवेश इसको बोलते हैं, T टाइम हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए तो ये स्पष्ट है कि हमारा अगर इसमें T को हम 1 सेकेंड कर दें तो I = क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट इट इज द चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में बहने वाला जो आवेश है वो क्या कहलाएगा? विद्युत धारा कहलाएगा। और ये जो आवेश का जो फ्लो है इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। कंडक्टर की बात हो, चालक की बात हो, मेटल्स की बात हो, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो आप कह सकते हैं कि इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन 1 सेकेंड। इसकी इकाई की बात यदि हम करेंगे तो I की इकाई क्या होगी? Q की इकाई होती है एम्पियर। तो देख लीजिए यहाँ पर Q की इकाई होगी कूलम्ब और समय की इकाई होगी सेकेंड। यानी विद्युत धारा की इकाई होगी कूलम्ब/सेकेंड और कूलम्ब/सेकेंड को हम क्या बोलेंगे? एम्पियर बोलेंगे। कूलम्ब/सेकेंड इज इक्वल टू एम्पियर। तो विद्युत धारा की इकाई क्या हो गई? एम्पियर हो गई। ये आपका ऐसा यूनिट है, ये इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर है, याद रखिएगा। और तब क्या है, अगर आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या इकाई है तो याद रखिएगा कूलम्ब। रिमेंबर, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्ब। और यदि आपसे पूछेगा कि कूलम्ब क्या है, फिर उस तरीके से आप डिफाइन कर दीजिएगा यहाँ पर T के मान को 1। यानी कहने का अर्थ हुआ कि आपका जो भी चार्ज फ्लो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? लेकिन ये क्या होगा? ये कूलम्ब है, Q = I, तो T = 1 कीजिएगा तभी Q = I हो जाएगा। यानी कि आने का अर्थ हो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया? वो धारा हो गई जो 1 सेकंड में फ्लो करती है। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेक्स्ट टर्म क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? विभवांतर बोलेंगे। तो पहले हम इकाई ही बता देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहिए या पोटेंशियल डिफरेंस कहिए, इसकी इकाई वोल्ट होगी। यूनिट क्या होगा? याद रखिएगा, वोल्ट। ठीक है। और यदि इसको थोड़ा और डिटेल्स यदि जाना है तो मैथमेटिक्स का मैं फिर यूज़ करता हूँ, वो है ये हमारा कि I = होता है VA - VB/R। VA - VB का क्या मतलब हुआ देख लीजिए। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई चालक तार है और इसमें बैटरी जो है उसको जोड़ देते हैं, तार को बैटरी जोड़ देते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो करेगा। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के बहाव के ठीक विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बहाव के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। तो कहने का अर्थ हुआ कि अगर धारा को हम I सिंबल दे दें, ये I, और ये प्लस है तो ये पॉइंट भी प्लस हो जाएगा, ये अगर माइनस है तो ये पॉइंट भी माइनस हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जो होगा
वो प्लस से माइनस की ओर होगा, और तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो माइनस से प्लस की ओर होगा। याद रखिए, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का बहाव किधर से किधर होता है। इलेक्ट्रॉन का बहाव याद रखिएगा माइनस से प्लस की ओर। माइनस का मतलब हुआ लो पोटेंशियल, प्लस का मतलब हुआ हाई पोटेंशियल। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन passes from a point at low potential to a point high potential, whereas electric current passes from high potential to low potential। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, अब क्या होगा, जो इसमें जब ये तार है तो अगर हम यहाँ पर कॉपर का वायर ले सकते हैं, आयरन का वायर ले सकते हैं, एल्युमिनियम का ले सकते हैं। तो अगर ये अलग अलग हम मटेरियल का अगर लेते हैं वायर को, और सेम मान लिया जाए वोल्टेज को हम 1.5 वोल्ट की बैटरी जोड़ देते हैं फॉर इंस्टेंस, तो अलग अलग वायर में क्या होगा, एक ही वोल्टेज है लेकिन अलग अलग करंट फ्लो करेगा। कॉपर में, Fe में, एल्युमिनियम में, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू डिफरेंट वायर विल बी डिफरेंट, वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल विल बी डिफरेंट। क्यों हो गया, तो दरअसल क्या है कि प्रत्येक जो कंडक्टर है या मटेरियल है उसमें एक गुण होता है, जिस गुण से वह अपने से बहने वाली धारा का विरोध करता है। उस गुण को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस, विद्युतीय प्रतिरोध। याद रखिएगा, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एक टर्म आया है यहाँ पर, विद्युतीय प्रतिरोध। इसमें क्या है, आर स्वीच किया गया है, ये क्या है, रेसिस्टेंस, विद्युतीय प्रतिरोध। और यहाँ पर क्या है, VA माइनस VB जो है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस PD, और I तो मैंने बताया है आपको इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अगर ये प्लस है तो यहाँ का पोटेंशियल VA कह दिया हमने, ये A पॉइंट है तो ये B पॉइंट है, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा VB। याद रखिएगा VA इज ग्रेटर देन VB। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा फ्लो करेगा ये आपका VB से VA की ओर, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो करेगा वो करेगा VA से VB की ओर। याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट को जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर कहते हैं। और ये जो फार्मूला मैंने लिखा इसे हम कहते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ, जो आगे देखेंगे इसके बारे में। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट कैसे वोल्ट आया, तो देख लीजिए यहाँ हम कर सकते हैं यहाँ पे VA माइनस VB को सिंपली हम V भी लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए, V इक्वल टू हमारा हो जाएगा I इंटू R। यानी विद्युत धारा में प्रतिरोध से गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, पोटेंशियल मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ये क्लियर हो गया। और I का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, मैंने बताया था, और R का यूनिट होगा ओम होता है। क्या होता है उसको, R का यूनिट ओम। तो एम्पियर ओम किसकी इकाई हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस की। याद रखिएगा, एम्पियर हम किसकी इकाई हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस की। ये फिर मैं लिख रहा हूँ I इक्वल टू V/R, और इसे हम लिख दिया मैंने I इंटू R इज इक्वल टू V। अब चाह सकते हैं तो R इज इक्वल टू V/I भी कर सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स का मैं सहारा ले रहा हूँ क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, बातें भी आपको याद रहेगी। तो मैं बताया कि V क्या वोल्ट है, ये मैंने वोल्ट बताया इसका, ये हमारा एम्पियर है, ये हमारा ओम है। तो आप जिसका भी यूनिट निकाल लीजिए, वोल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा एम्पियर इंटू ओम, और रेजिस्टेंस का निकालना होगा तो क्या होगा, वोल्ट बाई एम्पियर। तो वोल्ट बाई एम्पियर जो हुआ ये किसकी इकाई हो गई, रेजिस्टेंस की, इसी को हम लोग बोलते हैं ओम। याद रखिएगा, क्लियर हो गया कि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई है, पोटेंशियल की इकाई है, एम्पियर इलेक्ट्रिकल करंट की इकाई है, और ओम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की इकाई है। क्लियर होगा। अब यदि हम आपसे अलग से ये किया जाए कि पोटेंशियल आखिर होता क्या है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जो फार्मूला होता है
वो हम V से सूचित करते हैं, और V इक्वल टू होता है W/Q। यानी एक कूलम जो चार्ज डिस्प्लेस होगा, अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात करते हैं, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इकाई आवेश को जो काम करना पड़ता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस उन दो बिंदुओं के बीच में। ठीक है। अब पोटेंशियल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर कोई भी अनंत इलेक्ट्रिकल फील्ड के बाहर कोई पॉइंट है और उसको अब इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाते हैं इकाई आवेश को, तो वो जो वर्क होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, ये W वर्क है, Q चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, वर्क की इकाई क्या होती है, जूल होती है, चार्ज की इकाई मैंने बताया कूलम, तो जूल पर कूलम हो गया, और जूल पर कूलम इज इक्वल टू हो गया वोल्ट। ये क्लियर हो गया। अब ओम का नियम की बात तो फिर से मैं कर दूं, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला का यूज मैंने किया था कि I इज इक्वल टू V/R, जहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, जो मैंने बताया था कि अगर ये तार है और तार का दो बिंदु है A और B, और इसमें हम सेल जोड़ दिए, ये माइनस है, ये प्लस है इधर बड़ा वाला, तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस है तो ये भी आपका माइनस हो गया। ठीक है। तो मैंने बताया करंट जो फ्लो करेगा I वो प्लस से माइनस को करेगा ये, और ये जो जिगजैग को दर्शाया गया है वो आपका तार के प्रतिरोध के लिए दिया गया है सिंबल R। तो ये हमारा जो हुआ I इज इक्वल टू V/R, I इज इक्वल टू V/R, यही आपका ओम्स का नियम है, ओम का नियम। और ये लागू होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ताप का मान नियत होगा, ताप बदलेगा तो फिर नहीं लागू हो पाएगा, ये स्थिर ताप पर होता है ये। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें और भी तो लिख सकते हैं कि I वैरीज एज V, यदि R को कांस्टेंट नियत कर दिया जाए तो वैरीज 1/R, यदि हम क्या करें V को कांस्टेंट कर दें, और फिर ये होगा कि V वैरीज एज R यदि I कांस्टेंट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ये जो तीन हमारे पास है I इज इक्वल टू V/R में किसी एक को कांस्टेंट कर देंगे और दूसरे को वैरी करा देंगे, ये जो आपका क्या होगा, ओम का नियम है ये, और स्थिर ताप पर लागू होता है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टिंग वायर is directly proportional to potential difference between the ends of the conducting wire provided resistance is constant। यानी किसी भी चालक तार से बहने वाली धारा का जो मान होता है वो चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर का समानुपाती होता है यदि चालक तार का प्रतिरोध स्थिर रहे। चलिए दूसरा क्या है, I वैरीज 1/R, यानी किसी भी चालक तार से बहने वाली धारा का मान जो रहता होता है उस चालक तार के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का मान घटेगा। ये तब होगा जब वोल्टेज का मान यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मान नियत होगा। तीसरा जो नियम है हमारा V वैरीज एज R, मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, यानी कोई भी चालक तार है तो उन तार के सिरों के बीच में विभवांतर का मान होगा वो उस चालक तार के उस लंबाई के प्रतिरोध का समानुपाती होगा, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी घटेगा, प्रोवाइडेड I का मान कांस्टेंट होना चाहिए, यानी विद्युत धारा का मान कांस्टेंट होना चाहिए। ये ओम का नियम है और ये स्थिर ताप पे लागू होता है। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे ओम के नियम में कौन कौन सी चीज़, क्या ओम का नियम हुआ, क्या ये रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक करंट I, पोटेंशियल डिफरेंस V और R के बीच में रिलेशन ये आपका देता है ये, और इससे ताप पे लागू होता है। ये क्लियर हो गया। अब ये आपकी यूनिट तो मैंने बता ही दिया है, अब आप देख लीजिए
कि रेसिस्टेंस का मान जो होगा किन किन बातों पर निर्भर करेगा। ठीक है, फैक्टर्स affecting इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला कारक जो होगा रेसिस्टेंस को प्रभावित करने वाला और टेम्परेचर होगा, क्या होगा, ताप होगा। दूसरा क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर हुआ। और तीसरा हुआ नेचर ऑफ द मटेरियल। 3 हो गया। तो पहले मैंने क्या लिखा, आर एंड टेम्परेचर है ना, आर एंड टेम्परेचर। याद रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा, ये मेटल के केस में, कंडक्टर के केस में। और टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टेंस का मान भी घटेगा। ये फॉर देख लीजिए, फॉर कंडक्टर। ठीक है, मेटल्स धातु के लिए क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर का मान ही बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा तो आर का मान ही घटेगा। याद रखिएगा, क्लियर हो गया। लेकिन अगर ये मेटल्स, ये कंडक्टर नहीं होगा, सपोज करते हैं ये सेमी कंडक्टर होगा और चालक, कंडक्टर में तो ठीक है कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, और सेमी कंडक्टर में मान लिया जाए आपका जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जो भी सेमी कंडक्टर है। तो सेमी कंडक्टर में उल्टा होगा, सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस का मान भी घटेगा। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा, रेसिस्टेंस का मान घटेगा। याद रखिएगा। और यदि हमारे पास कोई इस तरह का हो जाए, ये आपका कोई एलवाइज हो जाए, मिश्र धातु हो जाए, तो मिश्र धातु में क्या होगा कि यह ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। कोई भी एलवाइज हमारे पास है, जैसे मैंगनीन हो, तो ये सब जो है हमारा ये एलवाइज के केस में, मिश्र धातु के केस में यदि टेम्परेचर के मान को बढ़ाएगा तो विद्युतीय प्रतिरोध का मान आपका स्थिर होता है, तो करंट का मान भी स्थिर होगा। ठीक है, और यही कारण जो है हमारा इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इसमें हमारा ये एलवाइज का यूज होता है। ये क्लियर हो गया। दूसरा जो फैक्टर्स है आपका आर एंड द डायमेंशन। आर एंड डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। जैसे मान लिया जाए ये तार है, ये ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये लंबाई हो गया एल, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया। तो याद रखिएगा, एस जो भी रखिए, एस मान लेते हैं इसको ये नहीं एस मानते हैं। तो होता क्या है, आर इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई एस। ये प्रतिरोध का नियम भी कहलाता है, रेसिस्टेंस लॉ। तो आर क्या, विद्युतीय प्रतिरोध हो गया, एल चालक तार की लंबाई हो गई, और एस क्या है, इसका चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। तो आप देख लीजिए इसमें कि आर वेरीज एल हो जाएगा, वेरीज 1/s हो जाएगा। ठीक है, और रो एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। रो क्या हुआ, रेसिस्टिविटी। ठीक है, आर क्या है, रेसिस्टेंस, याद रखिएगा। ठीक है, अब दोनों एक कब होगा, जब एल का मान 1 मीटर हो जाए और क्रॉस सेक्शन एरिया का मान 1 स्क्वायर मीटर हो जाए। ओके, तो आपने क्या देखा, सेकेंड फैक्टर जो है विद्युतीय प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला है वो डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब लंबाई, यानी चालक तार की लंबाई यदि अधिक होगी। यहाँ देखिए आर वेरीज एल, यदि एस का मान नियत हो कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर प्रोवाइडेड क्रॉस सेक्शन एरिया रिमेन्स द सेम। यानी यदि चालक की मोटाई नियत हो और लंबाई बढ़ाई जाए तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई घटने में चालक का प्रतिरोध घट जाएगा। यहाँ उल्टा है, ये लंबाई को नियत रख दिया जाए
द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। यानी तार मोटा हो जाएगा तो उसका प्रतिरोध कम जाएगा, और तार पतला हो तो उसके प्रतिरोध जो है वो आपका ज़्यादा होगा, उल्टा है। सेकेंड फैक्टर्स हो गया। और तीसरा फैक्टर्स हो गया हमारा आर एंड मटेरियल। जैसे मैंने बताया अभी एल्युमिनियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, तो सबों के प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है, ठीक है। और यही कारण होगा कि प्रतिरोध का मान यदि चूँकि इसमें क्या होगा कि इसके एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं, कॉपर के, आयरन के, एल्युमिनियम के, न्यूक्लियस से उनकी दूरी अलग अलग होती है। नेचुरली वैसे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना, निकालना अपेक्षाकृत डिफरेंट मेटल्स में अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग न्यूक्लियर फोर्स होता है उन पर, अलग अलग न्यूक्लियस के कारण उस पर बल लगता है, इससे अलग अलग उनका प्रतिरोध होता है। तो याद रखिएगा कि मटेरियल चेंज होने पे भी आपका विद्युतीय प्रतिरोध का मान चेंज कर जाएगा। तो पहला फैक्टर्स क्या हुआ आर के लिए? पहला जो है डिपेंड करेगा किस पे, बोलिए, ये मैंने बताया है। पहला आर किस पर निर्भर करेगा? टेम्परेचर। दूसरा किस पर निर्भर करेगा? डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई, लंबाई और मोटाई। तीसरा किस पर करेगा? नेचर ऑफ द मटेरियल। इसको याद रखिएगा, ये सवाल पूछे जाते हैं। अब एक टर्म जो मैंने बताया था अभी कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई एस। तो रो को हमने क्या कहा था? रेसिस्टिविटी कहा था। रो को हमने क्या कहा था? रेसिस्टिविटी कहा था। तो ये रो इज इक्वल टू R हो जाएगा कब? जबकि L इज इक्वल टू 1 मीटर, S इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर। याद रखिएगा। कहने का अर्थ हुआ कि रेसिस्टिविटी जो क्या है, 1 मीटर लंबा और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध होता है उसको ही हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी रो। वेरी क्लियर। रो की, अब याद रखिएगा कि रो का जो मान होगा वो आपका सिर्फ निर्भर करेगा मटेरियल पर। रो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। कहने का अर्थ हुआ कि कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, आयरन हुआ, ये सब पर निर्भर करेगा। लेकिन आर किस पर निर्भर किया? टेम्परेचर पर निर्भर किया, डायमेंशन पर निर्भर किया। याद रखिएगा रो का मान सिर्फ निर्भर करेगा आपका नेचर ऑफ द मटेरियल पर, तीसरे नंबर पर। ये डिफरेंस है, मस्ट रिमेंबर इट। और रो की इकाई क्या होगी, बोलिए? रो की इकाई निकाल सकते हैं यहाँ से आप। रो की इकाई, रो बराबर क्या हो जाएगा? देखिए आर और एस वाई एल हो जाएगा। ये आपका ओम है, इसकी इकाई है ना, आर की, और एस की इकाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और यहाँ मीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ओम मीटर। याद रखिएगा आर की इकाई ओम होगी, लेकिन रो की इकाई क्या होगी? ओम मीटर। क्लियर? आप देख लें कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है, यानी विद्युतीय प्रतिरोध को कैसे हम कंबाइन करेंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल। देखिए हुआ 3 प्रतिरोध हमारे पास है, ऐसे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ बैटरी रहेगी, ये फिर माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये पॉइंट प्लस हो जाएगा, ये पॉइंट माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा। तो करंट फिर ऐसे बहेगा आई, चूँकि एक ही दिशा है तो यही करंट निकल जाएगी इधर, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा ऐसा होगा, ऐसा होगा। हर एक रेसिस्टेंस का लेफ्ट एक बिंदु पर, राइट एक बिंदु पर। ये मान लो रेसिस्टेंस का मान R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। और फिर क्या है, पहले की बात, यहाँ पर मैंने बैटरी दे दिया। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये पॉइंट प्लस हो गया, ये पॉइंट माइनस हो गया।
अब क्या है, जो धारा आएगी यहाँ पर 3 दिशा में बढ़ जाएगी। यहाँ पर आने पर 3 ब्रांचेज है इसके, एक इधर जाएगा, इसके इधर जाएगा, इधर जाएगा। मान लो इस ब्रांच में I1 धारा है, सेकेंड में I2 है और थर्ड में I3 है। तो तीनों धारा क्या होगा, यहाँ पर मिल जाएगी। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 1, तीनों मिल जाएगा। अब तब धारा यहाँ बहने लगेगी। ताकि यहाँ जो हमने देखा कि प्रतिरोध जो अलग अलग लिया हमने, तो क्या असर पड़ा। ये ऊपर वाला जो है सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, ये जो है सीरीज कहलाता है, श्रेणी क्रम। ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहलाता है, पैरेलल, समानांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए रेसिस्टेंस तो 3 हमने लिया, R1 R2 R3, और सेम वोल्टेज दिया। अब इसमें क्या हुआ कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ उसमें हर एक रेसिस्टेंस से एक ही धारा बहेगी। अंडरस्टैंड द फिजिक्स। यहाँ पर क्या हुआ, अलग अलग रेसिस्टेंस से अलग अलग धारा बहती है। इसमें क्या है कि जो R1 से I बहेगी वो R2 से भी R3 से भी। यहाँ पर क्या है, R1 से धारा बहेगी I1, R2 से बहेगी I2 और R3 से बहेगी I3, क्योंकि 3 ब्रांचेज हो गया। सब मिलकर तब बाहर में एक ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कि सेम करंट फ्लो करेगा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट करंट फ्लो करेगा। अब आइए इसमें क्या हो जाएगा कि ये 2 सिरा इसका रेसिस्टेंस का, ये 2 है इसका सिरा है। अब क्या होगा कि चूंकि जितने भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेसिस्टेंस है उसका लेफ्ट एक ही बिंदु पर है, मान लो ए है ये, और दूसरा जो राइट है, तो एक बिंदु का पोटेंशियल एक ही होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेसिस्टेंसेस ग्रुप में बनाएंगे, हर रेसिस्टेंस के सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मान एक ही होगा, विभवांतर का मान एक ही होगा, लेकिन करंट का मान अलग हो जाएगा। यहाँ पे करंट का मान सेम है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का मान अलग हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट सब अलग अलग है। क्लियर। अगर ओम के नियम को अगर याद कीजिए तो और आसान हो जाएगा कि I इक्वल टू वी बाई जो R होता है। देखिए इसमें यदि V का मान सेम रहेगा तो R का मान डिफरेंट होगा, तो I का मान डिफरेंट हो जाएगा। जो यहाँ है क्योंकि V का मान सेम है पैरेलल में, तो R डिफरेंट है तो करंट का मान डिफरेंट हो गया। क्लियर हो गया। ओम के नियम के अनुसार ही है ये। यहाँ फिर देखिए कि R के मान को बदल देते हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और I के मान को हम क्या है, सेम रखते हैं। अगर I सेम रहेगा, R बदलेगा तो V बदल जाएगा। तो इस केस में, पहला केस में है क्या है, करंट का मान सेम है और R बदलने पर क्या रिजल्ट मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मान अलग अलग हो जाएगा। तो याद रखिएगा, करंट सेम रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा R के बीच में, R डिफरेंट होने पर। और यदि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का मान सेम रहेंगे तो R बदलने पर करंट का मान डिफरेंट हो जाएगा। इसमें याद रखिएगा, सीरीज में जो कंबाइंड जो रेसिस्टेंस होता है तीनों के प्रभाव के चलते वह ज़्यादा होता है पैरेलल की तुलना में। और हमारे जो हाउस है, हाउस में क्या होता है, अलग जो कनेक्शंस होता है, हमारे डोमेस्टिक कनेक्शंस जो होते हैं हाउस में, वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। और यही कारण है कि अगर एक बल्ब के स्विच को ऑफ करते हैं तो वही ऑफ होता है, दूसरे अगर फैन को ऑफ करते हैं तो फैन ही ऑफ होता है। ये आपका पैरेलल इस तरह कॉम्बिनेशन है ये आपका घरों में, याद रखिएगा। इन हाउसेस, घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन याद रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अभी एक और चीज को डिफाइन कर देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युतीय शक्ति। तो स्वाभाविक है कि पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क बाई टाइम। नहीं, कोई भी पावर हो, विद्युतीय पावर हो, चुंबकीय पावर हो, न्यूक्लियर पावर हो, गुरुत्वीय पावर हो, पावर की यांत्रिक पावर हो, पावर के एक ही है। पावर का मतलब होता है कार्य बटा समय।
ठीक है। इसलिए पावर की इकाई क्या होगी, कार्य की इकाई जूल होती है, समय SI यूनिट, और समय की इकाई सेकेंड होती है। तो जूल पर सेकेंड क्या है, ये पावर की इकाई होगी, और जूल पर सेकेंड को ही हम वाट बोलते हैं, याद रखिएगा। तो पावर की इकाई हो जाएगी वाट, वाट का मतलब हुआ जूल पर सेकेंड, रिमेंबर। कोई डाउट? अब क्या है कि जो हमारे पास कभी हमने बात कर रहे थे हम लोग कि इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क बाई टाइम, इसी की बात की थी हम लोग ने, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे हमने कहा जूल, यहाँ कहा सेकेंड, ये हो गया आपका वाट। तो कोई पूछेगा आपसे कि जूल क्या होगा, जूल के बारे में आप बोल सकते हैं वाट सेकेंड। जूल किसकी इकाई है, कार्य की, ठीक है। और वाट किसकी इकाई है, शक्ति की। तो ये बेसिक्स है, और ये इससे सवाल काफ़ी में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अलग से ही पढ़ लीजिएगा। और कोई डाउट होगा तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। थैंक यू।